जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में करंट अफेयर्स का होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जिसमें सर के द्वारा जो है ना 23 जनवरी का होमवर्क है। पेज नंबर कितना है तो 21 से जो है ना 25 पेज नंबर तक है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को ज़रूर देखिएगा। आपको क्लास पूरा खत्म होते होते जो है ना आपका पूरा करंट अफेयर्स का जो होमवर्क है ना वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसका पीडीएफ के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो है ना वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और क्लास को पहले ना अच्छे से देखिए, पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपका क्लास में ही ना पूरा होमवर्क अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें पेज नंबर कितना है, 21 से कितना है, 25 है। तो इसमें टॉपिक देखिए क्या है। इसमें जो है ना पीछे जो पेज नंबर जो 20 में था, टॉपिक क्या था ना, तो इसका था कि पंचायत स्तर पर मौसम का जो पूर्वानुमान था। ठीक है, तो पंचायत स्तर पर मौसम का पूर्वानुमान था। उसमें बस 2 लाइन था ना कि पंचायत स्तर पर मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। तो अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान पहल की क्या किया, शुरुआत किया था। उसमें पेज नंबर जो है ना पिछले क्लास में जब करवाए थे उसमें आपको देखे होंगे, उसमें लास्ट थोड़ा सा 2 लाइन था, छूट गया था उसमें। ठीक है, तो पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान का जो था कर रहा था कि अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान की क्या की, शुरुआत की। तो उसी के बारे में जो है ना मुख्य बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब जो है ना लास्ट तक पूरा क्लास को जरूर देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा अच्छे से कि हाँ यह कितना हमको जो है ना समझ में आया है। ठीक है, देखिए कह रहा है ना कि मुख्य बिंदु में कह रहा है, तो कह रहा है ना, देखिए यहाँ पे कह रहा है यह ग्राम पंचायत स्तरीय मौसम पूर्वानुमान पहल की जो है ना पंचायती राज मंत्रालय, भारत मौसम विभाग आईएमडी और पृथ्वी मंत्रालय की एक क्या है, संयुक्त पहल है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका मुख्य बिंदु का बात कर रहा है। आगे कह रहा है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना और ज़मीनी स्तर पर आपदा तैयारी को बढ़ावा देना, जिससे जो है ना देश भर के किसानों और ग्रामीणों को क्या होगा, तो लाभ होगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि यह जो पहल है ना, यह पहल ई ग्राम स्वराज मेरी पंचायत ऐप ग्राम मंच के माध्यम से जो है ना मौसम संबंधी अपडेट को क्या करेगा, प्रदान करेगी। तो कह रहा है कि यह जो पहल है ना, ई ग्राम स्वराज मेरी पंचायत ऐप और ग्राम मंच के माध्यम से जो है ना मौसम संबंधी क्या करेगी, तो अपडेट प्रदान करेगी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे करा उपयोगकर्ता ग्राम पंचायत स्तर पर वर्तमान तापमान, न्यूनतम और अधिकतम तापमान, वर्षा, हवा की गति, बादल आवरण और सापेक्ष आर्द्रता के आंकड़ों को जो है ना देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि इसके माध्यम से 5 दिवसीय पूर्वानुमान और समग्र मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टॉपिक है मणिपुर में अप्सा को 6 महीने के लिए जो है ना बढ़ाया गया। मणिपुर में जो है ना अप्सा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया, उसके बारे में कह रहा है। तो देखिए पॉइंट कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2024 से मणिपुर में सशस्त्र मतलब विशेष शक्तियाँ अधिनियम अप्सा को 6 महीने के लिए जो है बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसमें इम्फाल घाटी के अंतर्गत आने वाले 19 पुलिस थाना क्षेत्र और असम की सीमा से सटे एक क्षेत्र को जो है ना शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि क्या है सैन्य बल मतलब विशेष शक्तियाँ जो है ना, अधिनियम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार मतलब वायसराय कौन था, लिनलिथगो था। तो कह रहा है ना कि वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार मतलब वायसराय लिनलिथगो ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अध्यादेश 1942 जो है ना जारी किया था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि इसी अध्यादेश की तर्ज पर भारत सरकार ने 1947 में बंगाल, असम, पूर्वी बंगाल में विभाजन के कारण उत्पन्न अशांति से निपटने के लिए 4 अध्यादेश जो है ना जारी किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है इन्हीं अध्यादेशों को बाद में जो है ना सैन्य बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के रूप में क्या हुआ, तो पारित किया गया। तो यहीं पे कह रहा है कि इन्हीं अध्यादेशों को बाद में सैन्य बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के रूप में क्या किया गया, तो पारित किया गया। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहा है कि अतुल भारत कंटेंट हब। अतुल भारत जो कंटेंट हब है ना, इसके बारे में जानते हैं ये क्या कर रहा है। तो इसका पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने अतुल भारत डिजिटल पोर्टल पर अतुल भारत कंटेंट हब जो है ना शुरू किया गया। तो ये अतुल भारत कंटेंट हब क्या है,
तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने अतुल भारत डिजिटल पोर्टल पर अतुल भारत कंटेंट हब जो है ना शुरू किया गया। ठीक है, आगे कह रहा है यह एक जो है ना यह एक व्यापक डिजिटल संग्रह है। इसमें भारत में पर्यटन से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाली छवियों, फिल्मों, ब्रोशर और समाचार पत्रों का समृद्ध क्या है, तो संग्रह है। ठीक है, आगे कह रहा है इसमें जो है ना टूर ऑपरेटर, पत्रकार, छात्र, शोधकर्ता, फिल्म निर्माता, लेखक, सरकारी अधिकारी और राजदूत क्या होते हैं, तो शामिल होते हैं। तो इसमें जो है ना टूर ऑपरेटर, पत्रकार, छात्र, शोधकर्ता, फिल्म निर्माता, लेखक, सरकारी अधिकारी और राजदूत जो क्या होते हैं, तो शामिल होते हैं। आगे देखिए कह रहा है इसका उद्देश्य दुनिया भर में यात्रा व्यापार के लिए अतुल भारत पर अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को एक ही स्थान पर एक्सेस करना आसान और क्या होता है, सुविधाजनक बनाना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 ये क्या कह रहा है, तो कह रहा है ना कि 19 से 22 सितंबर 2024 के बीच खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का जो है ना आयोजन भारत के क्या किया गया, मंडपम नई दिल्ली में किया गया। तो कह रहा है कि वर्ल्ड फूड इंडिया क्या है, तो 19 से 22 सितंबर 2024 के बीच खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है ना किया गया। ठीक है, और इस कार्यक्रम में जो है ना 90 से अधिक जो है देश, 26 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा 18 केंद्रीय मंत्रालय और संबद्ध सरकारी निकायों ने क्या किया, तो भाग लिया। आगे कह रहा है यह खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत की उभरती भूमिका को क्या किया, उजागर किया। नेक्स्ट है इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे भारत के क्षेत्रीय व्यंजनों का प्रदर्शन के लिए स्वाद सूत्र नाम की एक जो है ना पाक कला प्रतियोगिता की क्या की शुरुआत की गई। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन। क्या टॉपिक है, तो प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन। तो कह रहा है कि 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने गुवाहाटी में प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का जो है ना आयोजन किया गया। तो कह रहा है कि 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने गुवाहाटी में प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का क्या हुआ, तो आयोजन किया। और इस सम्मेलन के दौरान जो है ना भारत और विश्व के भविष्य के लिए विशिष्ट प्रतिभाओं को उन्नति के अवसर प्रदान किए जाने की रणनीतियों पर क्या किया, विचार विमर्श किया गया। ठीक है, आगे कह रहा है इस सम्मेलन में वैश्विक डिजिटलीकरण के बढ़ते प्रभाव पर भी परिचर्चा करना, जिनमें भारतीय युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में नए अवसरों को पर जो है ना विचार विमर्श किया गया। ठीक है, चलिए आगे टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो भारत का प्रति व्यक्ति आय व जीवन प्रत्याशा में क्या है, उछाल हुआ है। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय व जीवन प्रत्याशा में क्या है, उछाल। तो इसमें देखिए पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि वर्ष 2021 में एक भारतीय की औसत जीवन प्रत्याशा कितना है, तो 62.7 वर्ष थी। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्ष 2021 में एक भारतीय की औसत जीवन प्रत्याशा कितना है, तो 62.7 वर्ष थी। ठीक एक साल बाद भारतीयों की औसत आयु 5 साल बढ़कर जो है ना 67.7 वर्ष हो गई। इतना ही नहीं, 2022 में भारतीयों की सकल राष्ट्रीय आमदनी जो प्रति व्यक्ति है ना $6951 दर्ज की गई। और इस लिहाज से एक वर्ष में भारतीयों की औसत आमदनी 6.3% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा ना कि भारत में जो है ना भारतीय की औसत जो जीवन प्रत्याशा है कितना है, तो 62.7 वर्ष से। ठीक है, और इसमें भारतीय की औसत आयु 5 साल से बढ़कर जो है ना 67.7 वर्ष हो गई। इतना ही नहीं, वर्ष 2022 में जो है भारतीयों की सकल राष्ट्रीय आमदनी जो है प्रति व्यक्ति $6951 क्या की, दर्ज की गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में भारत के इस प्रदर्शन की सराहना की गई। ठीक है, तो याद रखिए ना कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक, तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है। ठीक है, HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत के इस प्रदर्शन की सराहना की गई और मानव विकास सूचकांक में भारत की औसत जो है ना
को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक में भारत की औसत को क्या कहा गया? सर्वश्रेष्ठ कहा गया। नेक्स्ट देखिए टॉपिक आ रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले एक पायदान क्या हुआ? सुधार आया। तो कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले में एक पायदान का सुधार आया। और वर्ष 2021 में कुल 193 देशों में भारत की स्थिति जो है ना 135 थी, जो वर्ष 2022 में 134 हो गई। ठीक है, तो 2021 में जो है ना कुल 193 देशों में भारत की स्थिति क्या थी? 135, लेकिन जो वर्ष 2022 में क्या हो गई? 134 हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि 2021 में 191 देशों में लैंगिक असमानता में भारत की रैंकिंग 122 थी। उस रैंक में 14 पायदानों का सुधार आया और उसने वर्ष 2022 में 193 देशों में 108वीं रैंक जो है ना क्या की? हासिल की। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ब्रू शरणार्थियों का पुनर्वास। ब्रू शरणार्थियों का पुनर्वास ये क्या है? तो कह रहा है कि जनवरी 2024 में त्रिपुरा सरकार ने मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए जो है ना भूमि जो है ना आवंटित किया। तो कह रहा है कि भू शरणार्थियों का पुनर्वास क्या है? तो जनवरी 2024 में त्रिपुरा सरकार ने मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भूमि आवंटित की। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ब्रू शरणार्थियों और त्रिपुरा सरकार और मिजोरम सरकार के बीच एक समझौते पर क्या हुआ? मतलब हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, आगे कह रहा है मिजोरम के 35,000 से ज़्यादा ब्रू रियांग शरणार्थियों को अस्थायी रूप से त्रिपुरा में बसाए जाने के लिए केंद्र सरकार ने लगभग जो है ना 600 करोड़ रुपये का क्या किया? आवंटन किया। आगे कह रहा है कि केंद्र सरकार और प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के तहत ब्रू रियांग शरणार्थियों को 4 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट के साथ 40 से जो है ना 35 फीट का प्लॉट और 2 साल तक जो है ना 5,000 रुपये प्रति माह की नगद सहायता और मुफ्त राशन दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट कह रहा है ना कि केंद्र सरकार और प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के तहत ब्रू रियांग शरणार्थियों को 4 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट के साथ 40 से 30 फीट का जो है ना प्लॉट और 2 साल तक 5,000 रुपये प्रति माह की नगद सहायता और मुफ्त जो है ना राशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक है 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 क्या है? तो 8वां स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार क्या है? 2023। तो 2023 का रिपोर्ट है। तो कह रहा है 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से 13 पुरस्कार विजेताओं को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 जो है ना प्रदान किए। और यह पुरस्कार जो है ना स्वच्छ शहर, स्वच्छ छावनी, सफाई मित्र, सुरक्षित शहर, गंगा टाउन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणियों में जो है ना दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम वेस्ट टू वेल्थ पर केंद्रित है। स्वच्छता सर्वेक्षण जो है ना 2023 की थीम क्या है? तो वेस्ट टू वेल्थ पर केंद्रित है, जिसमें कचरे के प्रभावी प्रबंधन पर जो है ना जोर दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंतर्गत स्वच्छता संबंधी पैमानों पर उत्कृष्टता प्रदर्शन करने वाले निकायों को वर्ष 2021 में ये जो है ना ये राष्ट्रीय पुरस्कारों दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट कर रहा है ना कि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंतर्गत स्वच्छता संबंधी पैमानों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निकायों को वर्ष 2021 से जो है ना ये राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ना दिए जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इस वर्ष के जो है ना इस वर्ष इंदौर और सूरत को स्वच्छ शहर पुरस्कार का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। इससे पहले इंदौर ने लगातार 6 वर्षों तक अकेले शीर्ष स्थान पर हासिल किया था। ठीक है, स्वच्छता में आपको पता ही है सबको। आगे कह रहा है ना पॉइंट नंबर नेक्स्ट कह रहा है इस वर्ष स्वच्छ शहर में दूसरे स्थान पर कोई नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वच्छ शहर में तीसरे स्थान पर नवी मुंबई रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों वाले स्वच्छ शहर में कौन कौन है? तो कह रहा है यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन दे देगा ना कि 1 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छ शहर में कौन कौन आता है। देखिए पॉइंट नंबर 1 कह रहा है इस श्रेणी में महाराष्ट्र के सासवड़ को पहला स्थान जो है ना हासिल हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछेगा कि 1 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छ शहर में जो है ना कौन सा शहर आता है? तो महाराष्ट्र के सासवड़ को पहला स्थान हासिल हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि पाटन और लोनावाला शीर्ष से क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। मतलब पाटन जो है ना वो दूसरे स्थान पर रहा है और लोनावाला जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है सबसे स्वच्छ गंगा टाउन के बारे में कह रहा है कि वाराणसी
और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा टाउन में क्रमशः शीर्ष 2 पुरस्कार जो है ना प्राप्त हुआ है। तो वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा टाउन में क्रमशः शीर्ष 2 पुरस्कार क्या हुआ तो प्राप्त हुआ। आगे देखिए, नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो राज्य है ना, तो कह रहा है पॉइंट नंबर 1 कि महाराष्ट्र को इस श्रेणी में पहला स्थान हासिल हुआ है और शीर्ष से क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रहे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो राज्य है ना, पहले स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र है, दूसरे पर कौन है? मध्य प्रदेश है, तीसरे पे कौन है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, आगे कह रहा है सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड में जो कौन कौन है, तो कह रहा है कि मध्य प्रदेश के महू छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड जो है ना घोषित किया गया है। नेक्स्ट है सफाई मित्र सुरक्षित शहर। सफाई मित्र सुरक्षित शहर क्या कह रहा है, तो कह रहा है चंडीगढ़ शहर को वेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो चंडीगढ़ शहर को बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड मिला है। इसकी सबसे बड़ी वजह शहर में ऑटोमेटिक मशीन से सीवरेज की सफाई करना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि सब सफाई मित्र सुरक्षित शहर में कौन है, तो चंडीगढ़ शहर को बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड मिला है और इसकी सबसे बड़ी वजह शहर में ये है कि ऑटोमेटिक मशीन जो है ना से सीवरेज की सफाई करना है रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में क्या कह रहा है कि इसकी शुरुआत 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय महुआ द्वारा की गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था ये कब हुआ था? 2016 में हुआ था। किसके द्वारा? किस मंत्रालय के द्वारा? तो महुआ के द्वारा जो है ना, महुआ मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विदित हो कि वर्ष 2016 में सिर्फ 73 प्रमुख शहरों को ही जो है ना शामिल किया गया है, जबकि इस वर्ष 4477 शहर भी जो है ना शामिल हुए। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसके बारे में जानते हैं, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो कह रहा है कि 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग ने भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक नामक रिपोर्ट जारी की है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पहले ये पूछ देगा कि जो है ना बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है, जिसके अनुसार पिछले 9 सालों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से जो है ना बाहर आए हैं। ठीक है, आगे करा इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक जो है ना उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग बहुआयामी गरीबी से जो है ना बाहर निकले हैं। आगे कह रहा है नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 13-14 में कह रहा है नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 13-14 में देश की 29.17% आबादी जो है ना MPI के हिसाब से गरीबी थी। ठीक है, गरीब था। ठीक है, आगे कह रहा है वित्त वर्ष 22-23 में सिर्फ 11.28% लोग जो है ना MPI के हिसाब से क्या रह गए? गरीब रह गए। नेक्स्ट है यानी कि इन 9 सालों में 17.89% लोग गरीबी से क्या हुए? बाहर आए। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है गरीबी से मुक्त हुए लोग कौन कौन है, कौन कौन राज्य का। उत्तर प्रदेश से कितने लोग हुए? 5.94 करोड़। बिहार से कितने हुए? 3.77 करोड़। और मध्य प्रदेश से कितने हुए? 2.30 करोड़। और राजस्थान से कितने हुए? तो 1.87 करोड़। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से? उत्तर प्रदेश से हुआ है। ठीक है, नहीं देखिए टॉपिक क्या है, तो भारत में गरीबी का अवमूल्यन। भारत में जो है ना गरीबी का अवमूल्यन क्या है, तो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में भारत 142.86 करोड़ लोगों की आबादी के साथ जो है ना चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में गरीबी का अवमूल्यन के बारे में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में भारत 142.86 करोड़ लोगों की आबादी के साथ चीन को जो है ना पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब भारत बना। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में उल्लेखनीय रूप से कमी हुई है और पिछले 15 वर्षों में मतलब 2005 से 6 से लेकर 2019 से 21 की जो है ना 21 की अवधि के भीतर 41.5 करोड़ लोग गरीबी से जो है ना बाहर निकले हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि 2005 से 2006 में जहां गरीबों की आबादी 55.1% थी, वहां 2019 से 21 में घटकर 16 कितना हो गया? 4% हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि 2005 से 6 में भारत में लगभग 64.5 करोड़ लोग गरीब जो है ना गरीब की सूची में शामिल थे,
तो कह रहा है 2005 से 2006 में भारत में लगभग जो है ना 64.5 करोड़ लोग गरीब की सूची में शामिल थे, और यह जनसंख्या 2015-16 में घटकर लगभग जो है ना 37 करोड़, और 2019 से 21 में कम जो होकर जो है ना 23 करोड़ हो गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए टिप्पणियाँ है। क्या है टिप्पणियाँ, इसको देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए पहला जो है ना टॉपिक क्या है, तो कह रहा है उत्तर प्रदेश का 76वां जिला, उसके बारे में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब 75 नहीं बल्कि 76 जिले होंगे। 1 दिसंबर 2024 को प्रयागराज जिले की सीमा में एक नया जिला काटकर महाकुंभ मेला जनपद का जो है ना गठन किया गया। तो 76वां जो जिला है ना, मतलब टेम्पररी रूप में जनपद को गठन किया गया। और प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मादन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की, जिससे यह नया जिला अस्तित्व में आया। महाकुंभ मेला जनपद में 4 तहसीलें शामिल होगी, सदर, सुराव, फूलपुर, करछना, जिनमें कुल 67 गांव होंगे। ठीक है, और इन गांवों से संबंधित मुकदमे की सुनवाई भी इस जिले के डीएम द्वारा जो है ना की जाएगी। नहीं, देखिए टिप्पणियाँ क्या है, संविधान के 75 वर्ष से पूरे हुए उसके बारे में कह रहा है। तो कह रहा है 26 नवंबर 2024 को भारत सरकार ने देश के संविधान को, कह रहा है कि 26 नवंबर 2024 को भारत सरकार ने देश के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की। यह समारोह संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर 2024 से जो है ना शुरू हुआ, इसलिए जो है ना 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाते हैं। और यह समारोह हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत जो है ना आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, नहीं देखिए टॉपिक क्या है, तो 9-1 जो है ना स्टॉप सेंटर। ठीक है, तो कह रहा है कि नवंबर 2024 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकार प्राप्त समिति ने विदेश में संकट का सामना कर रही भारतीय महिलाओं के लिए 9-1 स्टॉप सेंटर खोलने के लिए जो है ना प्रस्तावों को क्या की, मंजूरी प्रदान की। आगे कह रहा है इनमें जो है ना बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरब, सऊदी अरब में क्या है जिहाद और रियाद के आश्रय गृहों के प्रावधान वाले 7 वन स्टॉप सेंटर, और टोरंटो सिंगापुर में आश्रय गृहों के बिना 2 वन स्टॉप सेंटर जो है ना क्या है तो शामिल है। आगे कह रहा है विदित हो कि भारतीय समुदाय कल्याण कोष की स्थापना सभी भारतीय मिशनों और केंद्रों में की गई। तो कह रहा है ना कि भारतीय समुदाय कल्याण कोष की स्थापना सभी भारतीय मिशनों और केंद्रों में की गई, ताकि वे जो है ना प्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए उनके आकस्मिक व्यय को जो है ना पूरा कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन 2.0। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के बारे में कह रहा है कि नवंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन मतलब AIM को कार्य के बढ़े हुए दायरे और 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए 2750 करोड़ रुपये की जो है ना आवंटित बजट के साथ जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसे अटल इनोवेशन 2.0 जो है ना कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि विदित हो, ये विदित जो है ना ये बुक का जो है ना मतलब अर्थ है, मतलब बुक का जो लैंग्वेज है, इसको ये ऐसा कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, मतलब उच्चारण करने के लिए दिया है। विदित हो कि अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग की प्रमुख पहल है। ठीक है, तो कह रहा है ना कि अटल इनोवेशन मिशन मतलब AIM नीति आयोग की प्रमुख पहल है, और यह देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसकी शुरुआत 2016 में किया गया था। जो अटल इनोवेशन मिशन था ना मतलब 2.0, इसका शुरुआत ना 2016 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब अटल इनोवेशन मिशन का जो शुरुआत हुआ था 2016 में हुआ था। आगे कह रहा है इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम एवं नीतियाँ विकसित करना, विभिन्न हितधारकों के लिए मंच व सहयोग के अवसर प्रदान करना, और देश के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र की देखरेख के लिए एक छत्र संरचना बनाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है डिजिटल जनसंख्या घड़ी। डिजिटल जनसंख्या घड़ी है, ये क्या है, तो कह रहा है हाल ही में बेंगलुरु में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी जो है ना का उद्घाटन किया गया। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाल ही में मतलब पहली बार डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया, किस शहर में किया गया, तब बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बेंगलुरु में किया गया। और यह बेंगलुरु शहर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी है, जो कर्नाटक एवं देश की जनसंख्या का वास्तविक समय अनुमान क्या करेगा, प्रदर्शित करेगी। आगे कह रहा है इस घड़ी को शहर के सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान
ISEC के प्रवेश द्वार में स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना देश की जनसंख्या वृद्धि के बारे में जागरूकता पैदा करने और शोधकर्ताओं एवं विद्वानों के लिए जो है ना परमाणु डाटा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है सागरमाला परिक्रमा। सागरमाला परिक्रमा जो है ना ये क्या है, इसी सबसे जो है ना क्वेश्चन पूछता है। मेन तो जो है ना यही सब जो योजना होता है जो स्टार्ट होता है इसे सबसे क्वेश्चन पूछता है। तो कह रहा है कि सागरमाला परिक्रमा क्या है, तो कह रहा है कि सागरमाला परिक्रमा पहल के तहत सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित एक ऑटोनोमस सरफेस वेसल जो है ASVC ने बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के मुंबई से थूथुकुडी तक 1500 किलोमीटर की यात्रा जो है ना पूरी की। तो कह रहा है ना कि सागर परिक्रमा पहल के तहत सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित एक ऑटोनोमस सरफेस वेसल ने बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के मुंबई से थूथुकुडी तक 15,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। और ASVS एक प्रकार की मानव रहित पोत है जो स्वायत्त संचालन में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। आगे कह रहा है कि सागर परिक्रमा पहल को भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार एवं स्वदेशीकरण संगठन NIO प्रौद्योगिकी विकास त्वरण प्रकोष्ठ 3DAC और रक्षा नवाचार संगठन DIO के तहत रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार पहल द्वारा समर्थित किया गया। ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारत का पहला अनाज ATM बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला अनाज ATM के बारे में कह रहा है कि कहाँ खुला है, तो कह रहा अगस्त 2024 में भारत का पहला अनाज ATM उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला अनाज ATM किस राज्य में खोला गया, तो यार देखिए उड़ीसा में खोला गया। कहाँ, उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोला गया और इससे जो है ना आपूर्ति अनाज ATM नाम दिया गया। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से विकसित किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन कार्ड वाला कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का हो अनाज ATM का लाभ उठा सकता है। ठीक है। इसमें राशन कार्ड नंबर डालने के बाद बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, टॉपिक है पोर्ट ब्लेयर अब क्या होगा, विजयपुरम कहलाएगा। जो पहले पोर्ट ब्लेयर नाम था ना, अब क्या कहलाएगा, विजयपुरम। उसी के बारे में कह रहा है कि 13 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 13 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया, विजयपुरम कर दिया गया। तो कह रहा है विदित हो कि विजयपुरम स्वतंत्रता संग्राम में हासिल की गई जीत और उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अद्वितीय क्या है, भूमिका का प्रतीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग का उज्बेकिस्तान चुनाव आयोग के साथ समझौता। कह रहा है भारत निर्वाचन आयोग का उज्बेकिस्तान चुनाव आयोग के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ। इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है अक्टूबर 2024 में भारत निर्वाचन आयोग ने उज्बेकिस्तान चुनाव आयोग के साथ एक समझौते पर साइन किया, मतलब हस्ताक्षर किया। और यह समझौता लोकतंत्रों के पारस्परिक लाभ के लिए दोनों चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच बातचीत और मजबूत तथा गहन बनाएगा। ठीक है। आगे कह रहा है यह समझौता मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ताशकंद यात्रा के दौरान हुआ और विदित हो कि राजीव कुमार आगामी चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में वहां गए हैं। ठीक है। और विदित हो कि उज्बेकिस्तान में 27 अक्टूबर 2024 को मतदान हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है ना, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी प्रदान की। तो अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास की मंजूरी प्रदान की और इसे गुजरात के लोथल में लगभग 400 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। इसका विकास गुजरात सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है ना किया जा रहा है। आगे करा इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और यहाँ प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की जो है ना भारत की समुद्री विरासत को जो है ना प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली में जमैका मार्ग। कह रहा है दिल्ली में जमैका मार्ग जो है इसके बारे में कह रहा है कि ये क्या है। तो कह रहा है सितंबर 2024 में जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस भारत की यात्रा पर आए थे और इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम जो है ना जमैका मार्ग रखा जाएगा। ठीक है।
याद रखिएगा। तो सितंबर 2024 में जमैका के जो प्रधानमंत्री थे ना, एंड्रयू होलनेस, भारत की यात्रा पर आए थे। और इसी दौरान जो है ना मोदी जी क्या किए, घोषणा किए कि नई दिल्ली में जमैका जो उच्चायोग के सामने जो सड़क है ना, उसका नाम क्या होगा, जमैका मार्ग रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है शीतल देवी और राकेश कुमार। इसके बारे में कह रहा है सितंबर 2024 में पैरालंपिक तीरंदाजी चैंपियन शीतल देवी, कह रहा है सितंबर 2024 में पैरालंपिक तीरंदाजी चैंपियन शीतल देवी और राकेश कुमार मतदाता जागरूकता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में दल में शामिल हुए। इन्हें दिव्यांगों के राष्ट्रीय आइकन के रूप में सम्मानित किया गया। किसको किसको, शीतल देवी और किसको, राकेश कुमार को। आयोग कह रहा है कि विदित हो कि हाल ही में राकेश कुमार को दिव्यांगजन के लिए भारत निर्वाचन आयोग जो है ना राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया, जबकि इससे पहले 16 मार्च 2024 को शीतल देवी को भारत निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाल ही में राकेश कुमार को दिव्यांगजन के लिए भारत निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया, जबकि इससे पहले 16 मार्च 2024 को शीतल देवी को भारत निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, उत्तराखंड। तो इसके बारे में कह रहे हैं कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में उत्तराखंड राज्य के समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC पर सहमति दे दी। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता प्रभावी रूप से क्या हुआ, कानून बन गया। आयोग कह रहा है यह विधेयक 7 फरवरी को राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया और यह कानून राज्य के सभी नागरिकों को उनके धर्म की परवाह किए बिना एक समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानून प्रस्तुत करता है। और यह विधेयक बहुविवाह, बहुपतित्व, हलाला, तलाक जैसी प्रथाओं को संबोधित करता है। इसके अलावा यह संपत्ति के अधिकार, समान विवाह योग, आयु और समान विरासत अधिकारों को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। ठीक है, याद रखिएगा कि भील प्रदेश की मांग, कह रहा है भील प्रदेश की मांग जो है ना क्या था, तो कह रहा है हाल ही में राजस्थान और इसके पड़ोसी राज्यों में एक अलग भील राज्य, मतलब जो है ना भील प्रदेश की मांग की जा रही है। तो कह रहा है ना ये भील प्रदेश की मांग कहाँ किया जा रहा है, राजस्थान में। तो कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान और उसके पड़ोसी राज्यों में एक अलग भील राज्य मतलब भील प्रदेश की मांग की जा रही है। और भीलों को भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। ठीक है, और उन्हें पश्चिम भारत की द्रविड़ जनजाति के रूप में जो है ना पहचाना जाता है। किसको, भील को, जो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति समूह से क्या है, संबंधित है। आगे कह रहा है ये मुंडा और भारत की एक अन्य वन जनजाति का मिश्रण है जो द्रविड़ मूल भाषा की जो है ना भीली बोलते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों पर कभी उनका शासन हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेरणा स्थल। प्रेरणा स्थल क्या है, तो कह रहा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का जो है उद्घाटन किया। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह स्थान यहाँ आने वाले लोगों में नई ऊर्जा के साथ जोश भरेगा। ठीक है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद परिसर में अलग अलग जगहों में लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं को एक स्थान पर लाकर प्रेरणा स्थल बनाया गया है। ठीक है, तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला ने कहा कि संसद परिसर में अलग अलग जगहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं को एक स्थान पर लाकर प्रेरणा स्थल बनाया गया है और यह वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या होगा, प्रेरणादायी होगा। और यहाँ कह रहा है ना कि यहाँ जो है ना सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे और QR कोड से महापुरुषों की जीवन गाथा से प्रेरणा भी ले सकेंगे। डिजिटल दुनिया में डिजिटल हो रहा है, योजना चालू हो रहा है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पिन कोड MH 1718 क्या है। ठीक है, तो पिन कोड कह रहा है MH 1718 क्या है, तो कह रहा है कि भारत ने 1984 में अंटार्कटिका के दक्षिण गंगोत्री में अपना पहला डाकघर खोला था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत ने 1984 में अंटार्कटिका के दक्षिणी गंगोत्री में अपना पहला डाकघर खोला था और 1 साल के भीतर ही डाकघर में 10,000 से ज़्यादा पत्र जो है ना और मेल पोस्ट किए गए थे। 1988 और 89 में कह रहा है कि दक्षिण गंगोत्री बर्फ़ में डूब गया और बाद में उसे बंद कर दिया गया
और 26 जनवरी 1990 को अंटार्कटिका के मैत्री रिसर्च स्टेशन में इसकी एक और शाखा खोली गई। इसके लगभग 40 वर्ष बाद डाक विभाग डाकघर की दूसरी शाखा खोल रहा है और इसे नया पिन कोड जो है MS 1718 प्रदान कर रहा है। ठीक है, यही 1718 है। आगे कह रहा अंटार्कटिका स्थित डाकघर के लिए भेजे जाने वाले पत्रों को गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र मतलब NCPOR को भेजा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है अंटार्कटिका स्थित डाकघर के लिए भेजे जाने वाले पत्रों को गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR को भेजा जाता है, जो भारत के ध्रुवीय अभियानों के लिए नोडल क्या है, एजेंसी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है 85 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति। कह रहा है कि 85 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को जो है ना डाक मत पत्र की अनुमति, ये क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है 1 मार्च 2024 को भारत सरकार ने 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को डाक मत पत्र प्रदान करने की सुविधा देने के लिए चुनावी नियमों का जो है ना संशोधन किया। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को कानून मंत्रालय ने फिर से नियम में संशोधन कर पात्रता को 65 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि 23 अगस्त 2023 को कानून मंत्रालय ने फिर से नियम में संशोधन कर पात्रता को 65 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दिया और अब जो है ना 85 साल या इससे अधिक उम्र के लोग पोस्टल बैलेट के चलते बिना पोलिंग बूथ जाए वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके तहत जो है ना 85 साल या इससे अधिक उम्र के जो लोग हैं वो पोस्टल बैलेट क्या है, पोस्टल बैलेट के चलते बिना पोलिंग बूथ पर जो है ना वोट डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोस्टल बैलेट के चलते जो है ना पोलिंग बूथ पर क्या होगा, बिना जाने जो है वोट डाल सकता है बिना गए हुए, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि देश भर में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या 1.75 करोड़ है, जिनमें 80 से 85 वर्ष की आयु वाले संख्या जो है ना 98 लाख है। तो कह रहा है कि देश भर में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या कितनी है, इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, याद रखिएगा, इस सबसे क्वेश्चन सर देते हैं। तो कह रहा है देश भर में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या 1.75 करोड़ है और जिनमें 80 से 85 वर्ष की आयु वाली संख्या कितनी है, तो 98 लाख है। जो क्वेश्चन बनेगा उसी से क्वेश्चन सर डालेंगे, ऐसा थोड़ी है कि जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको उससे सर क्वेश्चन बना देंगे। तो जो क्वेश्चन बने लायक रहेगा उसी से सर भी क्वेश्चन डालते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है विश्व बैंक। कह रहा है गोवा विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य। ठीक है, तो विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। पहला क्वेश्चन तो यही है, विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। तो कह रहा है गोवा सरकार और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जलवायु कार्रवाई के लिए एक उपराष्ट्रीय मिश्रित वित्त सुविधा के लिए विश्व बैंकों के साथ क्या किया, एक समझौता किया। इस समझौते का उद्देश्य कम कार्बन उत्सर्जन, जलवायु अनुकूल विकास को क्या किया, बढ़ावा देना है। और इस समझौता ज्ञापन मतलब MOU के तहत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब PFC नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन, अपशिष्ट से धन प्रौद्योगिकी और प्रकृति आधारित समाधान जैसी प्रमुख जलवायु परियोजनाओं को पोषित करने के लिए अभिनव मिश्रित का जो है ना उपयोग करेगा। ठीक है, अभिनव मिश्रित वित्त का क्या करेगा, उपयोग करेगा। नेक्स्ट है एक वाहन एक फास्टैग पहल। एक वाहन एक फास्टैग पहल ये क्या है, तो कह रहा है कि 15 जनवरी 2024 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब NHAI ने इलेक्ट्रॉनिक टोटल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल का शुभारंभ किया। ठीक है, तो एक वाहन एक फास्टैग जो पहल है ना ये क्या है, तो 15 जनवरी 2024 को भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण मतलब NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल का शुभारंभ किया। और इस पहल का उद्देश्य कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग का उपयोग को खत्म करना है। ठीक है, और इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा किया है कि बकाया धनराशि के साथ अपूर्ण जो है ना KYC वाले फास्टैग को 31 जनवरी 2024 के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो कह रहा है ना कि इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा किया कि बकाया धनराशि के साथ अपूर्ण KYC वाले फास्टैग को 31 जनवरी 2024 के बाद जो है ना बैंकों द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो ये था होमवर्क, ये पूरा जो है ना होमवर्क कंप्लीट हो गया। ये 23 जनवरी का जो है होमवर्क दिया गया था सर के द्वारा 21 से 25 तक। तो सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर जरूर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और क्लास कैसा लगा आप लोग जो है ना कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग के लिए जो है ना एक क्लास लाया जाता है, तो आप लोग क्लास जो है ना हर जगह शेयर जरूर कीजिए। जैसे जैसे आपको क्लास होमवर्क मिलेगा वैसे वैसे आपको जो है ना क्लास करवाया जाएगा। और जो ज्ञान बिंदु का जो इकोनॉमिक्स और क्वेश्चन बैंक जो देते हैं ना सर होमवर्क, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, वो सारा टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जो है ना सारा होमवर्क आपको मिल जाएगा। और बाकी जिनको भी बिहार दरोगा जो पेड बैच ज्वाइन करना है होमवर्क सीरीज का जो मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये सारा जो बुक है ना बारीकी से जो है आपको डे पर डे आपको टारगेट वाइज आपको जो है ना कंप्लीट करवाया जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, अगर आप इस बैच में जुड़ते हैं तो आपको जो है ना करंट अफेयर्स का PDF जो परीक्षा मंथन का चल रहा है, और बाकी जो भी आप चाहते हैं कि हाँ घटना से होमवर्क कंप्लीट करें, तो आप इस बुक से जो है ना इस ग्रुप में जुड़ करके आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि घटना चक्र जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और बाकी जो भी बुक आपको दिख रहा है ना सारे बुक जो है ना आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इसका जो एडमिशन फ़ी कितना 149 रुपये है। आपको जो है ना इसका पूरा डिटेल आपको चाहिए तो जो है ना टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आप उसको पढ़ करके जो है ना कैसे कैसे करवाया जाएगा आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आपको उसी आधार पे जो है ना आपको पूरा अच्छे से होमवर्क शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ख़त्म करवाया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए, आपके लिए जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना फ़ायदेमंद होगा। तो ज़रूर जुड़िए, जैसा होगा अपना मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो कॉल भी कर सकते हैं। तो क्लास को जो है ना जब सभी लोग शेयर जरूर कीजिए, और क्लास कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अगले मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।